साइंस फिक्शन, माइंड ब्लोइंग फिलॉसफी और धमाकेदार और यादगार एक्शन। द मैट्रिक्स ट्रिलॉजी ने बहुतों के लिए सदी की एक बहुत ही धमाकेदार शुरुआत की थी, जिसके टाइमलेस और फ्यूचर प्रूफ कॉन्सेप्ट ने इस ट्रिलॉजी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्ट फैन बेस बनाया, जो इसकी चौथी मूवी मैट्रिक्स रिजरेक्शन से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। लेकिन चौथी मूवी को एंजॉय करने से पहले क्यों ना पूरे के पूरे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ही समझ लिया जाए, ताकि आपकी इस मूवी को देखने का मजा कई गुना बढ़ जाए। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैट्रिक्स की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई थी, द ऑरिकल आखिर इंसानों का साथ क्यों देती थी, मॉर्फियस का आखिर क्या हुआ और द वन का एक्चुअल मेन पर्पस क्या था, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की फुल ओरिजिन, हिस्ट्री और टाइमलाइन, जो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द मैट्रिक्स और उसकी ओरिजिन का हिंट हमें देखने को मिला एनिमेट्रिक्स नाम की एंथोलॉजी एनिमे मूवी के अंदर, जिसे 2003 में ही मैट्रिक्स रिलोडेड के जस्ट बाद रिलीज किया गया था, जहां पर इसकी एक कहानी के अंदर इस बात को समझाया गया था कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इंसानों ने एक सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया था और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी की पूरी रोबोट्स की एक नई सेल्फ अवेयर प्रजाति ही क्रिएट कर दी और साल 2090 को कहा गया द सेकंड रेनेसांस, जहाँ पर बेसिकली मशीनों ने इंसानों के सारे हैवी लिफ्टिंग की जिम्मेदारी को खुद ही उठा लिया था, जहाँ पर वो मजदूर बन के फैक्ट्रीज में काम भी किया करते थे और नौकर बन के इंसानों की सेवा भी करते थे। अब जैसा कि इन मशीनों के अंदर इंटेलिजेंस होती है, यही चीज इनके विरोध का कारण बनती है और इसी विरोध की शुरुआत B1-66ER नाम के एक हाउस सर्वेंट रोबोट से होती है, जो अपने मालिक को उसे डीकमीशन करने की बात को सुन लेता है। ऐसे में उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है, जिसके कारण वो अपनी मालिक की जान ले लेता है। ह्यूमंस उसे कोर्ट में लाकर उस पर ट्रायल चलाते हैं, जहाँ पर वो ये बात क्लेम करता है कि इस चीज को उसने अपनी सेल्फ डिफेंस में की है और उसके पास भी एक जिंदा प्राणी की तरह ही सारे हक होने चाहिए। ऑफ कोर्स ह्यूमंस उसकी बात को पूरी तरह से खारिज करके उसके मॉडल और प्रोडक्ट लाइन को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करते हैं। वहीं पर दूसरी ओर कुछ ह्यूमन सिंपैथाइजर्स इस बात का विरोध करते हैं और वो मशीनों की हक की मांग करते हैं। ऑफ कोर्स इन्हें और मशीनों दोनों को बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है और सेंटिएंट रोबोट्स को बुरी तरह से बर्बाद करना शुरू किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये मशीनों का अंत नहीं होता है और इस बार दुनिया की सारी मशीन मिलकर मेसोपोटामिया में गैदर होते हैं और यहाँ पर 01 नाम का अपना एक देश बनाते हैं। 01 बहुत सालों तक इंसानों के अलावा कोएग्जिस्ट करता है और इस देश की साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानों की साइंस और टेक्नोलॉजी के कहीं आगे होती है और इसी दौरान 01 नेबुकदनेस्सर जैसे शिप में यूज होने वाली हवर टेक्नोलॉजी को भी क्रिएट करता है और ऐसी ही कई सारी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मैन्युफैक्चर करके बेचना शुरू करता है। इवेंचुअली मशीनों की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत तो होती ही है, इसके ऊपर से वो अपनी खुद के डिफेंस को भी बहुत ज्यादा ताकतवर कर लेते हैं और यही सारी चीजें इंसानों को बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग लगती है और बावजूद कि 01 इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यूनाइटेड नेशन में खुद को ज्वाइन करने के लिए भेजता है, इंसान इस चीज के खिलाफ होते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे 01 पर एक न्यूक्लियर हमला कर देते हैं। ऑफ कोर्स 01 का इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता और इंसानों और मशीनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है, जहाँ पर इंसान मशीनों की मेन पावर सोर्स यानी सूरज की रोशनी को रोकने के लिए ऑपरेशन डार्क स्टॉर्म चलाते हैं और दुनिया भर में अंधेरा छा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज जितना मशीनों के लिए प्रॉब्लमेटिक थी, उससे कहीं ज्यादा ही इंसानों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, जहाँ पर धरती पर मौजूद लगभग हर तरह के प्लांट और एनिमल खत्म होने लगते हैं और जब इंसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो खुद को मशीनों के सामने 2199 को सरेंडर कर ही देते हैं। खैर यहाँ पर मशीनों ने इंसानों से तो जीत हासिल कर ली, पर यहाँ पर मैट्रिक्स की आखिर शुरुआत क्यों हुई? यहाँ पर मैट्रिक्स को बनाने के दो कारण थे। एक तो सबसे पहला कारण इंसानों की बॉडी से उत्पन्न होने वाली बायो इलेक्ट्रिसिटी को पावर की तरह इस्तेमाल करना, दूसरी ओर इंसानों के दिमाग की स्पेशल क्रिएटिविटी मशीनों के प्रोसेसिंग को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाती थी, पर इनकी क्रिएटिविटी को एंगेज करने के लिए एक सस्टेन्ड और सस्पेंडेड एनिमेशन की बहुत जरूरत थी। ऐसे में मशीन बनाते हैं द आर्किटेक्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और यही प्रोग्राम बनाता है पूरे के पूरे मैट्रिक्स को। लेकिन यहाँ पर द आर्किटेक्ट को पहली ही बार में सक्सेस नहीं मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्ट एक ऐसा मैट्रिक्स बनाता है जो लिटरली एक स्वर्ग था
जिसमें इंसानों को ना कोई दिक्कत, ना तकलीफ, ना दुख, ना ही किसी प्रकार की सफरिंग झेलनी पड़ती थी। लेकिन जैसा कि इंसान एक विचलित प्राणी होता है, बहुत सारे इंसान इस मैट्रिक्स से अपने आप निकल आते हैं और ये मैट्रिक्स बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पर द आर्किटेक्ट अपनी दूसरी कोशिश करता है और वो इस बार इसका ठीक उल्टा करता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ, भूत प्रेत, दानव, कुल मिलाकर हेल वाला मैट्रिक्स बनाता है। ऐसे में एक बार फिर से ह्यूमंस इस चीज को झेल नहीं पाते और ये मैट्रिक्स बर्बाद हो जाता है। इस चीज को देखते हुए मशीन एक और नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि द ऑरेकल ही होती है। ऑरेकल इंसानों को समझना शुरू करती है और वो ये सजेस्ट करती है कि इंसानों पर कुछ भी थोपा नहीं जा सकता और वो तब तक विचलित रहेंगे जब तक वो इस बात को यकीन नहीं करते कि वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं और वो अपने लिए सारे के सारे चुनाव खुद कर सकते हैं, चाहे वो चुनाव सबकॉन्शियसली हमें उनके दिमाग में क्यों ना फीड करें। यही कारण था कि हमने मैट्रिक्स के तीनों मूवी के अंदर ऑरेकल को हर एक इंसान के फैसलों के बारे में पहले से ही जानते हुए देखा था। इवेंचुअली ऑरेकल और आर्किटेक्ट मिलकर एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के रियलिटी के बहुत ज्यादा करीब था और इस मैट्रिक्स की टाइमलाइन के लिए 90 के दशक को चुना जाता है। ऑफ कोर्स ये मैट्रिक्स भी कोई परफेक्ट मैट्रिक्स नहीं होता है और इसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन इस बार ऑरेकल और आर्किटेक्ट मिलकर इन सारी की सारी कमियों को, जिन्हें मैट्रिक्स की कोडिंग यानी सोर्स कोड से उठाया जाता है, उसे इकट्ठा करके मैट्रिक्स में जन्मे हुए एक नेचुरल रैंडम इंसान के अंदर डाल दिया जाता है, जिसे इवेंचुअली द वन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं सोर्स कोड के सारे एनोमलीज के चलते ही द वन के पास पूरे के पूरे मैट्रिक्स को अल्टर करने की एक स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। वेल, अब चलिए समझते हैं कि आखिर द वन कौन होते हैं और उनका आखिर पर्पस क्या होता है। जहां पर हमें द मैट्रिक्स ट्रिलॉजी के अंदर कियानू रीव्स के नियो के रूप में द वन देखने को मिला, लेकिन नियो ही इकलौता द वन नहीं है, उसके पहले भी एग्जैक्टली 5 और द वन रह चुके हैं। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्ट और ऑरेकल मैट्रिक्स की सारी एनोमलीज यानी गलतियों को निकालकर एक इंसान के अंदर डालते हैं। वेल, इस तरह के इंसान को मैट्रिक्स लगभग हर 100 साल बाद क्रिएट करती है और इसी इंसान को फॉलो करना होता है द पाथ ऑफ द वन। और द वन को इसी पाथ पर पहुंचाने के लिए ऑरेकल ह्यूमंस का साथ देती है, जो बेसिकली उसे अल्टीमेटली पहुंचाती है आर्किटेक्ट के पास, और आर्किटेक्ट ही उसके पास 2 चुनाव रखता है, जहां पर या तो एक वो 23 इंसानों को बचाकर एक नया जायोन क्रिएट करे जिसमें 16 औरतें और 7 मर्द होंगे, या दूसरा पूरी की पूरी इंसानियत को ही एक ही चुटकी में खत्म कर दें। अब ऐसे में नियो से आए पहले वे सारे के सारे द वन यानी जायोन को फिर से क्रिएट करने वाली ऑप्शन को चुनते हैं और ऐसे आर्किटेक्ट को मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधार कर मैट्रिक्स का एक नया वर्जन क्रिएट करने का। साथ ही साथ इसी तरह से बहुत लंबे समय तक मशीनों को इंसानी रेजिस्टेंस से छुटकारा भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर नियो का केस बहुत ही ज्यादा अलग होता है, क्योंकि उसे ट्रिनिटी से प्यार होता है और वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। ऑफ कोर्स मशीन इंसानों और जायोन पर हमला करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एजेंट स्मिथ का वायरस पूरे के पूरे मैट्रिक्स पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे में मशीनों और नियो के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें जब नियो जीतता है तो आर्किटेक्ट इंसानों को फ्री विल का मौका देता है, जिनमें से जो इंसान मैट्रिक्स से निकलकर बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। खैर, मूवीज में तो मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन के बाद इसकी कहानी को खत्म कर दिया गया, पर मैट्रिक्स की कहानी भी खत्म होती नहीं है। इसकी कहानी को आगे बढ़ाया गया था इसके अपने MMO ऑनलाइन गेम मैट्रिक्स ऑनलाइन में, जहां पर ऑफ कोर्स नियो और एजेंट स्मिथ के इवेंट्स के बाद द आर्किटेक्ट अपना वादा पूरा करता है और द मैट्रिक्स के अंदर रेड पिल्स को इशू करता है एंड इवेंचुअली रेजिस्टेंस एक दिन के अंदर अंदर कई हजारों लोगों को मैट्रिक्स से बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉर्फियस को इस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है और वो नियो की बॉडी को वापस मशीन्स से मांगता है। मशीन्स जब ऐसा नहीं करती हैं तो मॉर्फियस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ एक्शन लेता है, जिनके कारण मशीन्स असैसिन्स की मदद से मैट्रिक्स के अंदर मॉर्फियस की जान ले लेते हैं और लोगों को मैट्रिक्स में से बाहर जाने के लिए फिर से रोक लगा देते हैं। यही कारण हो सकता है कि हमें लॉरेंस फिशबर्ग का मॉर्फियस चौथी मूवी के अंदर क्यों नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर इसी वीडियो गेम में ये भी क्लियर किया गया था कि मशीन्स ट्रिनिटी की बॉडी को रिसाइकिल नहीं करती हैं। यही रीजन हो सकता है कि हमें ट्रिनिटी चौथी मूवी के अंदर भी दिख रही है। खैर, अब देखते हैं कि मैट्रिक्स की सुपरहिट कहानी को ये मूवी आखिर किस तरह से आगे बढ़ाती है और कैसे मैट्रिक्स का फैंडम दोबारा सबके सामने रिक्रिएट करती है।
सो गाइस, ये थी पूरी की पूरी हिस्ट्री, ओरिजिन एंड टाइमलाइन ऑफ द मैट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैट्रिक्स से जुड़ी हुई आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी और आप मैट्रिक्स 4 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मैट्रिक्स से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल मुझसे मिस हो गई होगी तो मुझे उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, मैट्रिक्स की भी फिट एंड फैक्ट की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।